नमस्कार, मैं गौसिया बानो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग की छात्रा हूं। हमारे विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जहां पे विशेष व्यक्तित्व लोग जुड़ते रहते हैं और कई अहम मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करते रहते हैं हम लोग। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड पराग चतुर्वेदी जी। सर के बारे में थोड़ा बता देते हैं। सर, जैसे सीमा पे तो आप रक्षा करते ही हमारी, और साथ ही ज़मीनी स्तर पे भी आप बहुत ज़्यादा नशे मुक्ति जैसे विषय को लेकर आप काम करते रहते हैं और जागरूकता फैलाते रहते हैं। तो सर, कैसे आप मतलब कि इस गंभीर विषय पे लोगों से रूबरू होते हैं या कैसे जागरूकता? एक्चुअल में क्या है कि जब मैं क्योंकि सशस्त्र सीमा बल में हूँ, हम लोग इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर्स पर हम लोग उसको मैन करते हैं। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर ऑपरेशंस हम लोगों ने बहुत, जैसे एसएसबी के जवान्स, एसएसबी के ऑफिसर्स, एसओज, इस प्रकार से ऑपरेशंस करते हैं कि जिसमें हम लोग ड्रग्स वगैरह पकड़ते हैं। तो न जाने क्यों मुझको ऐसा कुछ फील हुआ कि शायद कुछ देश के लिए कुछ इस प्रकार से भी करना चाहिए कि जिसमें इस जो ये एक, मैं इसको एक बिगर रैदर बिगेस्ट थ्रेट के तौर पर देखता हूँ, क्योंकि ये मेरा मानना है कि बाकी जो चीज़ों की, जैसे हम लोग धर पकड़ करते हैं, तस्करी को रोकते हैं, बाकी सब चीज़ें शायद देश को उतना नुकसान ना पहुँचाती हों, लेकिन जो ड्रग्स हैं, ये जो राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य है, जो नेशनल हेल्थ है हमारे यूथ की, उसको कहीं ज़्यादा प्रभावित करती हैं। और आगे हमारे देश का जो नवनिर्माण है वो इसी पर आधारित होना है। और अगर हमारा यूथ ही अगर इस प्रकार से नशे की गिरफ्त में आ गया और खोखला हो गया, तो ये शायद बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा हमारे देश के लिए। तो न जाने क्यों मुझको ऐसा लगा कि शायद अपनी ड्यूटीज़ के अतिरिक्त भी मुझको कुछ ऐसा करना चाहिए, काइंड ऑफ सोशल सर्विस। तो मैं इससे पहले कभी फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स एसएसबी लखनऊ में मैं पोस्टेड होता था, तो मैं वहाँ के सर से परमिशन लेकर, और मैं सैटरडे संडेज जो कि वीक ऑफ्स होते थे, मैं उनमें अपने पर्सनल टाइम में भी मैं जाकर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर लोगों को जागृत किया करता था। तो ये अब धीरे धीरे करके फिर एक पैशन, एक पर्सनल स्पार्क बन गया। सर, जैसे कि आपने यूथ का नाम लिया, तो भारत देश ही युवाओं के से जाना जाता है। तो ऐसी उम्र में जहां लोगों को अपने करियर पे फोकस होना चाहिए, स्टडीज़ पे फोकस होना चाहिए, हम देखते हैं कि आए दिन युवा लोग हैं वो नशे जैसी लत ले लेते हैं और अपना करियर के साथ साथ परिवार वगैरह सब उनका सफ़र कर जाता है। तो सर, ये क्या जागरूकता की कमी है उन पे, या फिर जानकारी, उनको सही जानकारी नहीं है इस चीज़ के बारे में? देखिए, इसमें आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर वही छुपा हुआ है, क्योंकि आपने बताया कि जागरूकता की कमी है। हाँ। है ना। और विल पावर, मेरा ये मानना है कि विल पावर भी होनी चाहिए। और हमको, क्योंकि अगर बाय द वे मेरा फोकस है फोर्स में जाना या रेलवेज में जाना है, बैंकिंग सेक्टर में जाना, मेरा फोकस है कि मुझको बैंकिंग सेक्टर में अगर जाना है तो मैं वहाँ के लिए प्रयास करूँगा। अब उन प्रयासों में अगर मुझको मेरे संगी साथी अगर आकर कुछ इस प्रकार से, जो कि शायद ड्रग एडिक्ट हैं, अगर वो अगर मुझको इस लाइन में लाना चाहें, और मुझको पता है कि ये व्यक्ति ख़राब है और ये ड्रग एडिक्ट है, ड्रग अब्यूज़र है, तो मुझको उसका साथ छोड़ देना चाहिए, गलत संगति से बचना चाहिए। एग्जैक्टली। इसके लिए मुझको विल पावर चाहिए होगी, भले ही वो मेरा कितना भी अच्छा दोस्त हो। और जो जागरूकता है, अब मुझको नहीं पता कि वो जो मुझको सिगरेट ऑफ़र कर रहा है या वो मुझको हार्ड ड्रिंक ऑफ़र कर रहा है, भले ही इवन सॉफ्ट ड्रिंक भी ऑफ़र कर रहा है, उसमें क्या चीज़ हो सकती है जो कि आगे चल के मैं उसका नशे का आदी हो जाऊं। तो थोड़ी अवेयरनेस भी होनी चाहिए। ख़ास तौर से मैं एक चीज़ का और जिक्र करना चाहूँगा, एक ख़ास तौर से जो हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियाँ, हमारी लड़कियाँ जो हैं, बहनें जो हैं, उनके लिए मैं एक ये चीज़ भी बताना चाहूँगा कि उनको भी इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। एक रोइपनॉल नाम का एक ड्रग होता है, जिसको डेट रेप ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। उसमें ये होता है कि अगर कोई बाय द वे कोई व्यक्ति है जो कि अपनी मंगेतर को, अपनी फ्रेंड को वो किसी तरीके से एक्सप्लॉइट करना चाहता है, और वो
उसको सॉफ्ट ड्रिंक में, जूस में इस प्रकार से दे देता है, तो उसकी जो मेमोरी है कुछ समय के लिए काम नहीं करती है, उसको याद नहीं रहता है। तो इस प्रकार की अवेयरनेस हमारी बच्चियों में भी होनी चाहिए कि वो किसी भी अनजान व्यक्ति के हाथ हों, या इवन मेरा दोस्त है, मान लीजिए मैं वो बच्ची हूँ, मेरा वो दोस्त है, मुझको पता है कि वो मेरे लिए ड्रिंक लेकर आ रहा है, अनसॉलिसिटेड हो या सॉलिसिटेड ड्रिंक ऐसा भी हो, मुझको उसमें ज़रा पूरी हिदायत बरतनी चाहिए। मुझको देखना चाहिए कि इससे अच्छा तो ये है कि भाई ठीक है तुम मत लाओ, मैं खुद लेकर आती हूँ, है ना, क्योंकि हो सकता है कि उसके क्या इरादे हों। इसलिए मेरा ये मानना है कि जागरूकता भी होनी बहुत ज़रूरी है। सर जैसे कि ड्रग्स एक अवैध इलीगल है, बहुत कुछ ही जगह है जहाँ पे लीगल है, लेकिन ज़्यादातर जगह पे अवैध ही है। तो सर इसका व्यापार, लेकिन हम देखते हैं आए दिन हमें खबरों में पाया जाता है कि इसका इजाफा हो रहा है, और इसके साथ साथ इसमें जो हर साल जो ये व्यक्ति लोग ड्रग यूज़ कर रहे हैं उनकी मृत्यु भी हो रही है, और इसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो सर इसके पीछे मतलब क्या कारण हो सकता है? क्या हमारे कानून व्यवस्था में थोड़े से ढील है, या फिर शासन प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं? देखिए, ये तो खैर कहना शायद बेईमानी होगा कि इसमें शासन प्रशासन इन्वॉल्व रहता हो, क्योंकि जो बाय द वे मैं छोटे से लेवल की बात करूं कि अगर हम जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन कभी नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ पर बच्चे, यूथ ड्रग एडिक्ट हो जाए। कल को ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, अब्यूज़र हो जाते हैं, तो उन्हीं के लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम वो लोग क्रिएट करेंगे। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार से। मीडिएटर्स होते हैं जैसे पैसे के लिए थोड़ा सा ढील दे देते हैं। देखिए, वो तो ब्लैक शीप तो हर जगह पर होते हैं और हर महकमे में होते हैं, वो कम होते हैं, करने वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैं तो खुद मतलब पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर और बाकी एजेंसीज़ के साथ हम लोग इन कोऑर्डिनेशन बहुत सारे हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, एनसीबी के साथ करते हैं, एसएसबी ने बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे किए हैं, एसटीएफ के साथ करते हैं, इवन एसटीएफ एनसीबी करती है, एसटीएफ और वो एनसीबी और बीएसएफ करती है, एसएसबी करती है। तो ये सभी एजेंसीज़ का ये एक कहीं ना कहीं मैंडेट तो है कि ये लोग ऑपरेशंस करें इस प्रकार से और इन लोगों की धरपकड़ करें। और जिन लोगों की जो मृत्यु बढ़ रही है तो डेफिनेटली इसका मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं आमद ज़्यादा है, जैसा जो आंकड़ा बढ़ रहा है, जैसे कि आपने बताया, तो आमद ज़्यादा है, क्योंकि इसमें मेरा ये मानना है कि प्रॉफिट मेकिंग की वजह से लोग इसकी तरफ आकृष्ट हो जाते हैं, इसकी स्मगलिंग की तरफ। हालांकि एक चीज़ और भी है कि मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि कभी भी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस भी हैं कि कभी भी आप जब ये, क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं, मैं ये भी ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब कभी भी आप कोई सीज़र होता है ड्रग्स का, तो आप उसकी क्वांटिटी मेंशन कीजिए। आप ये बताइए कि इतने ग्राम हेरोइन पकड़ी गई, इतने किलोग्राम मैरिजुआना या चरस पकड़ी गई या हशीश पकड़ी गई, लेकिन आप उसकी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू वाली बिल्कुल मत बताइए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो यूथ है जब वो उस न्यूज़ को पढ़ता है कहीं किसी न्यूज़पेपर में या उसको वो टीवी चैनल पर देखता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि शायद एनकरेज होता हो कि इसमें तो काफ़ी पैसा है, कि इतने से ड्रग्स की कीमत, कुछ ग्राम ड्रग की कीमत इतनी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि वो आकृष्ट हो जाए। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो पत्रकार जो हमारे भाई बंधु हैं कि वो इस प्रकार से कभी भी केवल क्वांटिटी ही मेंशन करें, कभी भी वो उसकी मार्केट वैल्यू को ना बताएं। सर पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा है कि अफ्रीकी देशों के जो छात्र होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो भारत देश में आते हैं पढ़ने, कई राज्यों में पढ़ते रहते हैं, और हमने खबरों में पाया है कि विदेशी छात्र इस पूरे मामले में नज़र आए हैं, जैसे ड्रग्स के मामले में नज़र आए। तो शैक्षणिक संस्थानों से क्या होना चाहिए, मतलब किस तरह के उन्हें कदम उठाने चाहिए अपने स्तर पे कि छात्रों को अवेयर कर सके इसके बारे में? देखिए, जैसे कि हम चाहें तो वहाँ पर जो इन चीज़ों के एक्सपर्ट्स हैं उनके हम व्याख्यान करवाएं। लोगों को सबसे पहले तो अवेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उन ब्लैक शीप को, वो जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि विदेशी हैं और आपको वो पर्टिकुलर कंट्रीज़ भी शायद पता होंगी कि वो है ना, उनको नाम लेना यहाँ पर ठीक नहीं होगा। तो उन कंट्रीज़ के जो छात्र हैं जो कि यहाँ पर आकर इस प्रकार के नशे के कारोबार में संलिप्त होते हैं और एक मछली जो सारे तालाब को गंदा करने की कोशिश करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मेकिंग सम मूलास,
तो ऐसे लोगों को पहले पॉइंट आउट करने के लिए तो पहले हमको अपने छात्रों को अवेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आँख और कान तो हमारे छात्र रहेंगे उस इंस्टीट्यूट के, तो सबसे पहले उनको अवेयर करना है, फिर वो हमको कहीं ना कहीं असिस्ट करें ऐसे लोगों को लोकेट करवाने में कि ये व्यक्ति है, ये वो छात्र है जो कि बाकी बच्चों को ड्रग सप्लाई करता है। तो इसके लिए जो है हमको सबसे पहले तो अपने ही छात्रों को अवेयर करना पड़ेगा, और उसके लिए हम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं या जिन लोगों ने अच्छा इन क्षेत्र में काम किया है, ऐसे लोगों को हमको बुलाकर और व्याख्यान उनसे दिलवाने चाहिए। सर, सीमा पे जैसे कि आपकी ड्यूटी रहती है, तो वहाँ पे आप किस तरह की चुनौतियों को फेस करते हैं जब ऐसी कोई सिचुएशन आप लोग देखते हैं? तो हाँ, होता ये है कि देखिए कि इतना सारा ह्यूज क्वांटिटी में सामान आता जाता है। हम वैसे भी इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर पर हैं, जो कि फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं। वहाँ पर बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसी स्थिति नहीं है कि जहाँ पर फेंसिंग है, यहाँ पर कंटीले तारों वाली फेंसिंग है और आप चिड़िया का बच्चा भी उधर नहीं जा सकता और उधर से इधर नहीं आ सकता, है ना। लेकिन ये क्योंकि एक फ्रेंडली बॉर्डर है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कभी भी बिना पासपोर्ट वीज़ा के वो कभी भी इंडिया से नेपाल, नेपाल से इंडिया आ सकता है। तो ऐसे लोगों को अब ये नहीं पता चल पाता है कि वो जो व्यक्ति जो नेपाल से इंडिया आ रहा है वो अपने साथ बहुत सारा सामान लिए हुए है। हो सकता है कि वो उसमें सिंपल हाउस होल्ड गुड्स हों और छोटा मोटा सामान हो। अब ये ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि उसके पास हशीश भी है, क्योंकि हशीश नेपाल में ज़्यादा होती है। तो नेपाल से हशीश की स्मगलिंग इंडिया में होती है, तो ये ट्रेस आउट करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अगर हमारा इस प्रकार का सिस्टम हो कि फेंस बॉर्डर हो, तब तो ठीक है कि हमको पता है कि ये कुछ चेक पॉइंट्स हैं, यहीं से लोग आएंगे। लेकिन ओपन बॉर्डर है, कहीं से कोई भी व्यक्ति आ सकता है ना। और बहुत सारी मोडस ऑपरेंडाई वो लोग अख्तियार करते हैं, जिसको कि हम इस प्रकार से उस पर स्टडी करते हैं और हम अपने जवानों को अवेयर करते हैं अपने स्तर पर उनकी कार्यशालाएँ चलाकर। तो ये तो है कि ओपन बॉर्डर के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत मुश्किल होता है कि मादक पदार्थों को ट्रेस कर पाना। जो हम पकड़ते हैं शायद वो टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है, 10%। अच्छा सर, अगर हम बॉलीवुड के लिहाज से देखें तो बहुत ही ज़्यादा ग्लैमर वाला वर्ड हो जाता है वो, और काफ़ी आम जनता काफ़ी ज़्यादा उनसे प्रभावित होती है। तो हम लोग देखते हैं जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद से ही एनसीबी ने काफ़ी ज़्यादा खुलासे किए बॉलीवुड सितारों के, बहुत सारे नाम हैं अगर हम देखें तो। और हाल फिलहाल की अगर बात करें तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी इसमें इन्वॉल्व नज़र आते हैं, जो कि बहुत ही यंग हैं। तो जी, इस पर आपकी क्या राय है? मतलब कि एक वो उनके पास एक ऐसा माहौल है जहाँ पे वो अवेयर हो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं जिससे और बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसके सर क्या साइड इफेक्ट्स हैं, आप एक बार ज़रूर बताइएगा। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो इस प्रकार से जो सेलिब्रिटीज़ हैं या उनके किड्स हैं, बच्चे हैं, वो इस प्रकार के चीज़ों में इसलिए संलिप्त हो जाते हैं क्योंकि या तो उनको माहौल नहीं मिल पाता है, घर में जो मदर फादर की अटेंशन मिलनी चाहिए, जो संस्कार मिलने चाहिए, वो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके फादर तो टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर्स हैं। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं एक वॉइड को, वो जो एक गैप, एक निर्वात, एक वैक्यूम जैसा क्रिएट हो जाता है उनके जीवन में, शायद उसको भरने के लिए वो अपने यार दोस्तों की तरफ, पार्टीज़ की तरफ, वो उसमें प्लेजर सीकिंग पर्पस से जाते हैं। और शायद अगर मैं कहता हूँ, इसीलिए एक आम इंसान के बच्चे के ड्रग्स के अब्यूज़ में पड़ने का ख़तरा कम है बनिस्बत उन लोगों के जो टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्योंकि उन लोगों के पास, उनके माता पिताओं के पास शायद समय नहीं होता। वो इसलिए जो है कहीं ना कहीं अपने आप को लोनली फील करते हैं और इस प्रकार से रेव पार्टीज़ से लेकर और बाकी पार्टीज़ में जाते हैं, जहाँ पर इस प्रकार के दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी वहाँ पर आकर उनको अपना ड्रग्स सेलिंग करते हैं। और मेरा ये भी कहना है कि ऐसे बच्चों के लिए उनकी वल्नरेबिलिटी का असेसमेंट किया जाना चाहिए, और उनको ऐसा नहीं है कि वो उनको कोई कम शिक्षा है, लेकिन उनके पास इतना पैसा है, उनके पास इजीली उनके डोर स्टेप पर आ सकती है,
है ना। और इसके लिए उनके पास अथाह पैसा होता ही है, और जो कैरियर्स हैं वो ऐसे लोगों को ही स्पॉट करते हैं। वो वल्चर्स की तरह जो है वो गिद्ध दृष्टि जमाए हुए ऐसी रेव पार्टीज़ या ऐसे घरों पर, ऐसे कॉलेजेस, टॉप इंस्टीट्यूट्स पर वो नज़र रखते हैं कि जहाँ के बच्चे जो हैं, जहाँ अच्छे घरों के बच्चे आते हैं, वेल ऑफ बच्चे आते हैं, और जो कि मुँह मांगी कीमत उनको दे सकते हैं। एक गांव के बच्चे को शायद, गांव के या जो मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा है, उससे शायद वो उतना अच्छा उस पुड़िया का दाम ना ले सकें जितना कि वो टॉप सेलिब्रिटीज़ के बच्चों से ले सकेंगे। सर, इस टॉपिक से विपरीत एंड सेशन में बढ़ रहे हैं, तो जैसे कि सर आप एसएसबी में हैं, तो जो बच्चे एसएसबी के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होना चाह रहे हैं या फिर ऐसी इसमें जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मेरा खुद का सपना हमेशा से यूनिफॉर्म पहनने का था। ये एक अलग बात है कि मैं इंडियन आर्मी के लिए ट्राई करता था। वहाँ के लिए भी एक एसएसबी होता है, हाँ। उसको बोलते हैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए मैंने कई बार रिटन क्वालिफाई किया सीडीएस का, लेकिन एवरी टाइम आई गॉट ए किक इन द इंटरव्यू। बट आई वॉज फॉर्चुनेट एनफ कि मुझको जो है एसएसबी में मुझको एज ए सब इंस्पेक्टर मुझको जॉब मिली, और हमारे यहाँ प्रमोशंस आस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा। जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस या सीएपीएफ हैं, उसमें सबसे अच्छे प्रमोशन आस्पेक्ट्स जो हैं वो वर्तमान में एसएसबी में हैं। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो हमारे युवा वर्ग है, उनको एक फैसिनेशन ज़रूर होना चाहिए यूनिफॉर्म के लिए। मैं इवन अपने बेटे को भी यही बोलता हूँ, हालांकि वो EEE कर वीआईटी वेलोर से अभी उनका 4th ईयर है। मैं उनको यही बोलता हूँ, एक बार कोशिश करो कि यूनिफॉर्म ज़रूर पहनना, तुम पर यूनिफॉर्म बहुत अच्छी लगेगी। मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आप भले ही चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में चले जाएं या रेलवेज़ में चले जाएं या किसी और सिविल महकमे में आप चले जाएं, आप वहाँ जाइए। और या आप कोई बिज़नेस आप करना चाहते हैं, वो बिज़नेस कीजिए। वापस आप चाहें तो अपने उस शौक़ को इस प्रकार से भी पूरा कर सकते हैं कि आप टेरिटोरियल आर्मी से भी वो यूनिफॉर्म का मज़ा ले सकते हैं, उन पेज एंड पर्क्स का मज़ा ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी वजह से, अगर इन केस इफ़ यू फॉल शॉर्ट ऑफ योर अचीवमेंट्स, योर एम, तो आप जो है अगर किसी वजह से अगर सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, चाहे एसएसबी हो या बीएसएफ या आर्म्ड फोर्सेज हो, नेवी, एयरफोर्स या आर्मी, तो अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं होते हैं तो आपके पास फिर भी एक ऑप्शन रहता है कि आप टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू भी जो है सिविलियंस की एंट्री हो जाती है। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपका हमें जानकारी देने के लिए, और बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपका हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर और इतनी अहम जानकारी साझा करने के लिए। मुझको भी बहुत अच्छा लगा, और मैं भी अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस प्रोग्राम में आपके आया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।